ठीक है ना। मृत्युकालिक कथन भी बोलते हैं इन लोगों को, आप लोगों को साधारण बोलचाल की भाषा में। हेडिंग लिखी हुई है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। यानी ऐसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन करे तो उसको न्यायालय में आके साबित करना पड़ेगा। अब वे व्यक्ति तो कथन तो कर गए लेकिन उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, उनके कथनों को कैसे साबित किया जाएगा। लिखा है वे दशाएं जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, मिल नहीं सकता इत्यादि। लिखा है सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय आयुक्त प्रतीत करता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है। अब समझने की कोशिश करना, एक व्यक्ति है, मामले के सुसंगत तथ्यों का कथन करता है, कथन तो कर दिए, कथन करने के बाद मर गया, मिल नहीं रहा, साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो गया है, या उसको बुलाना इतना खर्चीला है कि न्यायालय को नहीं लगता कि इतना खर्चा करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों ने जो कथन कर दिए हैं वो साबित कब होंगे, कब सुसंगत माने जाएंगे। पहला, जबकि वो मृत्यु के कारण से संबंधित हो, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या असंव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्नगत हो सुसंगत है। यानी कि व्यक्ति जो मर गया, मरने के पहले कथन कर गया और कथन अपनी मृत्यु के बारे में कर रहा है, सुसंगत है, साबित किए जा सकेंगे। इनको बोलते हैं मृत्युकालिक कथन या डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक व्यक्ति जो मरने की हालत में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट या डॉक्टर जो भी मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड करने के लिए प्राधिकृत होता है, व्यक्ति उससे पूछता है आके कि भैया क्या हो गया तुमको, और वो बोलता है, यार वो लड़की बोलती है कि साहब बहुत दहेज की मांग कर रहे थे, जला दिया मेरे को, सुसंगत है, साबित कर सकेंगे। जबकि वो साबित करने के लिए आ सकती है कि लेडी, वो तो मर चुकी है, लेकिन धारा 32 में सुसंगत है और धारा 32 में उनको साबित किया जा सकेगा। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्यंशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्रवाई के जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु प्रश्नगत था, प्रकृति कैसे भी क्यों न हो। ये जरूरी नहीं कि उस लेडी को या जिसके कथन लिए जा रहे हैं जिससे वो उसको मृत्यु की प्रश्नका कि मैं मरने वाली हूँ, अगर कथन करे और करके वो मर गई, वो व्यक्ति मर गया, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिए। समय का बहुत ज़्यादा अगर गैप होगा तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कंसिडर नहीं होता, इस एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, युक्त समय के अंदर होना जरूरी है। चाहे एक फरियादी को चाकू लग गया, उसको किसी ने चाकू मार दिया, वो चाकू की इंजुरी को लेकर थाने पे गया और उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करा दी कि साहब फलाना फलाना व्यक्ति ने मेरे को चाकू मार दिया था, विवाद चल रहा है हम लोग के बीच में। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन होगी, वो एफआईआर मृत्युकालिक कथन मानी जाएगी और साबित की जा सकेंगी। जबकि एफआईआर करने वाला व्यक्ति तो मर गया, वो तो साबित करने आ नहीं सकेगा। ठीक, कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो, अब ऐसा कथन जो किसी व्यक्ति ने कारोबार के अनुक्रम में किया हो, उसके बाद वो मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया। हालांकि कुछ लोग इसको पूरी धारा को डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं, लेकिन पूरी धारा डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, केवल फर्स्ट पार्ट है ना। जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति के कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्माण में रखे जाने वाली पुस्तकों में से उसके द्वारा किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में हो, अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति या लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य के उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में हो जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित हस्ताक्षरित की जाती है। अगर ये सारी बातें के बारे में कथन है कि उसने हस्ताक्षर किए थे कि नहीं, उसने एंट्री की थी कि नहीं, और वो कथन करके मर गया, तो सुसंगत है, साबित किए जा सकेंगे, दस्तावेज पेश कर देंगे कि साबित देखो ये उसी के हस्ताक्षर है, देखो ये मामूली तौर पे ऐसी डायरी में एंट्री करता था, ये एंट्री करी हुई, देखो लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये मेरे को देने थे इसको, ऐसी चीज़ें साबित की जा सकेंगी। क्यों? क्योंकि वो तो आ नहीं सकता साबित करने के लिए। अगला लिखा है अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो
तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या उकसाने के लिए वाद लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कथन वो करके गया है वो उसके फेवर में होंगे तो ही साबित करेगा, उसके विरुद्ध भी है। यानी वो बोल भी देगा कि संपत्ति तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ उसको, और ये कथन करने के बाद वो मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया। तो ऐसी तीनों चारों स्थितियों में उसके विरुद्ध ऐसे कथन भी साबित किए जा सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो उसके विरुद्ध हो। लेकिन विरुद्ध कब किए जाएंगे? लेकिन जब वो केवल कैसे हो, धन या संपत्तिक संबंधी हित के संबंध में हो, या ऐसे हो जो उनके ऊपर किसी दांडिक अभियोजन या नुकसानी के लिए वाद ला सकते, अथवा लोक अधिकारी या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता हो, जबकि उस कथन की उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ी अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में हो जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जब वह ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ी के बारे में है किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। यानी कोई रूढ़ी है या नहीं है उसके बारे में वो कथन करके चला गया, मर गया, मिल नहीं रहा, तो उसके कथन साबित किए जा सकेंगे वो अगर रूढ़ी है या वो प्रथा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो धारा 32 है इसमें केवल पॉइंट 1 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये ज़्यादा बाकी नीचे लिखी हुई बातें फालतू पूछते नहीं है कभी, वो पूछेंगे या तो 1 बहुत पूछ लिया तो सेकेंड, ये सारी चीज़ें नहीं पूछते, वो केवल डैंग डिक्लेरेशन पे बात करते हैं। आगे पूरी धारा भरी उसी से। नातेदारी अस्तित्व के संबंध में, अब ये नातेदारी अस्तित्व कुटुंब का विलय के सब आप लोग पढ़ लेना, साधारण सी बात की। धारा 32 पे अगर क्वेश्चन आ गया तो धारा 32(1) पे सीधा सीधा आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर इलस्ट्रेशन से आएगा, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे इसके अंदर। प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी अथवा क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या ख द्वारा ऐसी परिस्थिति में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता था। अपनी मृत्यु के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुचित दावों को निश्चित करते हुए किए थे सुसंगत है। अब प्रश्न है कि क्या क की हत्या ख ने करी? क ने मरते मरते बोला कि ख ने मेरे को मार दिया, क और मेरा विवाद चल रहा था और उसने मेरे को मार दिया, सुसंगत है, साबित किए जा सकेंगे। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख के साथ बलात्संग किया? बलात्संग करने वाली लड़की जिसके साथ रेप का ऑफेंस हुआ वो मरने के पहले बोल गई कि क ने मेरे साथ बलात्कार किया इसलिए मैं मर रही हूँ, जान दे रही हूँ, सुसंगत है, साबित किए जा सकेंगे। क्या वो विधवा के रूप में अनुचित दावा ला सकती थी? क ने मरने के पहले बोला कि मेरी पेंशन, मेरी एफडी, मेरी सारी पॉलिसीज लेने के लिए मेरे को मार रही है, ये साबित की जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी सारे लिस्टेशन आपको